Welcome. We are solving MPSET PYQs from numerical analysis. Question is, the objective of Gauss elimination method is to reduce the coefficient matrix A of system of linear equation Ax equals to b into n. क्वेश्चन बहुत आसान है. गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम इस Ax इक्वल्स टू बी सिस्टम में A को कौन सी मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं. बिफोर गोइंग टू आंसर, हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में हमें फायदा हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूमेरिकल मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से न्यूमेरिकल मेथड होते हैं. दो तरह के मेथड हो सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट और इटरेटिव मेथड्स. डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है अपना गॉस एलिमिनेशन मेथड. तो पहली चीज ध्यान रखनी है गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में, ये एक तरह का डायरेक्ट मेथड है. मींस आप डायरेक्टली x1 y1 जो भी सिस्टम में वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकाल पाएंगे. दूसरा मेथड है इसी में गॉस जॉर्डन मेथड, भी एक तरह का डायरेक्ट मेथड होता है. वैल्यू डिकम्पोजिशन मेथड भी डायरेक्ट मेथड की कैटेगरी में आता है. इसके अलावा भी क्रैमर रूल भी होता है, इनवर्स निकालकर मैट्रिक्स का उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. दीज ऑल आर डायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड में हम सीधे x1 x2 की वैल्यू नहीं निकालेंगे. पहले x1 की कुछ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फिर उसको और रिफाइन करेंगे एंड सो ऑन. सो दीज मेथड आर आल्सो कॉल्ड इटरेटिव मेथड्स. इसके एग्जांपल जैकोबी मेथड, जिसको हम मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं. गॉस सीडल मेथड, जिसको हम मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग ये मेथड इटरेटिव मेथड कहलाते हैं. तो पहली चीज गॉस एलिमिनेशन के बारे में, ये इस कैटेगरी में आता है, डायरेक्ट मेथड. एक बहुत इजी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट मेथड और नॉट इनडायरेक्ट मेथड. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ गॉस मेथड है क्या एक्चुअल में? टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें n इक्वेशंस है. दिस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज Ax equals to b, where A is the coefficient matrix of the system, X is the variable matrix and B is the column matrix B1, B2 and Bn. तो इस तरीके के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है गॉस मेथड, जो क्या है, डायरेक्ट मेथड है. नाउ in Gauss method there are two steps involved. First is what? Reduce the system of equation to upper triangular matrix. ये क्वेश्चन पूछा था. पहले हम क्या करेंगे, उस सिस्टम को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. एंड सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. फॉर एग्जांपल, ये कोई 3x3 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिस्टम को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. बाय व्हाट? यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन. इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. देखो, रो ऑपरेशन इस तरीके से है वो कि रो को हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या जो भी होते हैं उससे हम क्या है, इसका सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है. मैं कितनी बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करूं या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूं, उससे इस सिस्टम के जो सॉल्यूशन बनेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसीलिए वो एलिमेंट्री ऑपरेशन है. Now this can be converted into in this system. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो बनाएंगे. जीरो कैसे बनाएंगे, इसमें हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 को हम रिप्लेस करेंगे बाई R2 माइनस यहाँ जो भी नंबर है उससे इस 3 को डिवाइड करो, 3/2 R1, ताकि यहाँ जीरो बन जाएगा. एक बार यहाँ जीरो बन गया तो रेस्ट विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली. तो आप इस तरीके से इसमें अप्लाई करोगे तो यू विल गेट सेकेंड इक्वेशन y + 3z = 6. सिमिलरली ऐसे थर्ड में भी अप्लाई करेंगे. तो पहले ये सिस्टम में ये वाला रिमूव हो जाएगा पार्ट यहाँ से x. नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ के y भी रिमूव करेंगे. तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने पहले तो क्या करना होता है कि इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है. तो ये सिस्टम जो ऑपरेशन आप इधर अप्लाई कर रहे हो वही सामने भी अप्लाई करेंगे. तो ये सामने जो बी मैट्रिक्स है एक तरह से 10, 6 और 5 में कन्वर्ट हो गई है. तो पहला जो स्टेप होता है कुल मिलाकर ये वो अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है. देन अपने पास यहाँ से z की वैल्यू डायरेक्ट आ गई. तो बैक सब्स्टिट्यूशन मींस एक बार z की वैल्यू आ गई 5, देन z की वैल्यू 5 पुट करेंगे हम इसमें. तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 6 - 3 × 5. z की वैल्यू 5 है, जो भी आएगा 6 - 15 विल बी 9 - 9.
फिर y और z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा। यहाँ हमारे पास y की वैल्यू है और z की वैल्यू भी है, दोनों को पुट करेंगे, वॉट एवर द वैल्यू कम्स विल बी वैल्यू ऑफ x। तो 2 स्टेप में ये सॉल्व करना होता है हमें, पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं हम, फिर हम बैक सब्स्टिट्यूशन से x y z की और जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यूज निकालते हैं। दिस एग्जाम्पल इज जस्ट टू शो द दिस 2 स्टेप, हमने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया यहाँ पे। अब देखते हैं हम, देखो एक और इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है पाइवटिंग। पाइवटिंग कब जरूरत पड़ती है और क्यों करते हैं? इफ द पाइवट एलिमेंट a11, ये जो सिस्टम का जो पहला वाला एलिमेंट ही अगर 0 0 हो गया तो आप ये ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे कि a21 को डिवाइड कर दिया a11 से, फिर अपने r1 से मल्टीप्लाई करना है इसको, और r2 विल बी r2 माइनस a21 अपॉन a11 इंटू r1। मतलब अगर ये पाइवट एलिमेंट ही 0 हो गया तो ये आप 0 नहीं बना पाएंगे सीधा सीधा। तो क्या करते हैं हम लोग, दो तरह की पाइवटिंग कर सकते हैं। पाइवटिंग से क्या मतलब है, इंटरचेंज ऑफ रोज ओनली। मतलब क्या करेंगे, अगर यहाँ 0 आ गया, a11 0 है तो आप सबसे पहली वाली इक्वेशन क्या करेंगे, या तो इसको ऊपर ले आओ अगर ये 0 नहीं है तो, जो भी है हम इंटरचेंज करके ये वाला एलिमेंट जो फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी 0, ताकि बाकी पूरे सिस्टम को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। तो पहले में क्या कर रहे हैं, अगर ये 0 है तो केवल आप इस कॉलम में देख रहे हो, उसके नीचे जो 0 नहीं है उसको रो को ऊपर ले आओ, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम ऊपर नीचे करने से इक्वेशन को सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इन पार्शियल पाइवटिंग हम केवल इंटरचेंज ऑफ रो ही करते हैं। हो सकता है कि आपको फर्स्ट स्टेप में ये नहीं मिले 0, सेकंड स्टेप में ये x2 भी 0 हो जाए, का कोफिशिएंट भी 0 हो जाए यहाँ का, वहां करनी पड़ सकती है पाइवटिंग, पार्शियल पाइवटिंग। मतलब उसके नीचे वाले कॉलम में जो भी अपने पास में उसके नॉन जीरो आ जाएगा कोफिशिएंट, उसको हम इंटरचेंज करेंगे उससे। तो किसी भी स्टेप में हमें ये पाइवटिंग हो सकती है। इसी चीज को हम पाइवटिंग बोलते हैं कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है जिस इक्वेशन के थ्रू आप बाकी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0 बना रहे हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम पाइवटिंग बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड इज व्हाट, कंप्लीट पाइवटिंग में क्या करते हैं हम लोग कि कई बार क्या होता है कि a11 की वैल्यू बहुत ही छोटी है, सपोज 0.00 इज वेरी लेस, तो उससे क्या दिक्कत आएगी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे किसी से भी तो जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट आएगा, मान लो a21 अपॉन a11 के इस केस में, तो दिस विल बी वेरी लार्ज। और पूरी कंप्यूटेशन में क्या है, ये सारे मेथड न्यूमेरिकली सॉल्व किए जाते हैं यूजिंग द प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर पे बहुत लोड पड़ेगा, कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा होगी लार्ज नंबर को हैंडल करने में यहाँ। तो हम एक तरह से क्या करते हैं, उसमें प्रोसेस स्लो हो जाएगा अपना सॉल्व करने का। तो उस केस में हम कंप्लीट पाइवटिंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम बोथ। मतलब आपने अभी तो क्या किया था पार्शियल पाइवटिंग में, केवल आपने रो इंटरचेंज की थी, कॉलम को इसलिए इंटरचेंज करेंगे हम लोग कि इस पूरी मैट्रिक्स में सबसे बड़ा कोफिशिएंट है, मान लो ये सबसे बड़ा नंबर था, उसको हम घुमा फिरा के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ फर्स्ट पे ले जाएंगे बाई रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगा के हमने यहाँ पे इसको ले गए, ताकि सबसे पहला वाला एलिमेंट सबसे लार्ज बने। हर स्टेप में हम ऐसा करेंगे। उससे क्या होगा कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे सबसे बड़े वाले एलिमेंट से, तो क्या है, इस तरह की जो वैल्यू होगी वो छोटी आएगी। उस केस में क्या है, हम जनरली ऐसा करते नहीं है हम लोग, प्रैक्टिकली ही बहुत टाइम टेकिंग होती है कंप्लीट पाइवटिंग, हर स्टेप में ये करना और प्रोसेस भी बढ़ जाता है। तो यूजफुल अपने लिए पार्शियल पाइवटिंग ही है, उससे अपना काम हो जाता है। लेकिन क्या होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि पार्शियल पाइवटिंग एंड कंप्लीट पाइवटिंग में क्या डिफरेंस होता है, और ये इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है, कभी पूछ लिया एग्जाम में, नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन गॉस मेथड कितने होते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, और नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको टोटल, जब इसको आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि ये सिस्टम है आपके पास में, आपको इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप इस पूरे को रिमूव करोगे, 0 बनाओगे, कितने आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओनली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, मतलब गिन रहे हैं, नॉट प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब ये है, इसी को फ्लोटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट निकालने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि a21 को आप डिवाइड करेंगे a11 से, मतलब अपने इस एलिमेंट को इससे डिवाइड करेंगे। फिर पहला ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे ना कि r2 को माइनस किया हमने a21 अपॉन a11 इंटू r1। सबसे पहले आपने यहाँ डिवीजन किया है,
फिर आपने क्या किया, इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया होगा R1 से, माइनस माइनस वाला तो गिन नहीं रहा, मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये एक तो डिवीजन हो गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया हर एक एलिमेंट से। इसको तो करेंगे नहीं हम, कंप्यूटर में इसको करने की क्या जरूरत है, ये तो जीरो होना ही है। ऐसे हमने क्या, केवल यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक डिवीजन हो गया, फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे इतना, तो n-1 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे एक मल्टीप्लाई इधर भी होगा। एक स्टेप में n मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएंगे, प्लस एक ये डिवीजन हो जाएगा, n+1 फ्लोटिंग पॉइंट होंगे इन वन स्टेप, केवल आपने x1 रिमूव होगा उससे। ऐसे करते आप पूरे प्रोसेस को अगर आप काउंटिंग करोगे फ्लोटिंग पॉइंट की, तो दैट विल बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके A21/A11 को मल्टीप्लाई करेंगे ना हर एलिमेंट से, इस पूरे से मल्टीप्लाई करके इसमें से रिमूव करेंगे, तो n-1 यहाँ चाहिएगा, सामने एक 1 चाहिएगा, प्लस n हो जाएगा, और एक आपने डिवीजन किया था, तो केवल x1 को रिमूव करने के लिए इस इक्वेशन में से, सेकंड इक्वेशन में से n+1 फ्लोटिंग पॉइंट होंगे, नेक्स्ट वाली में से भी n+1 होंगे, एंड सो ऑन। फिर आपको फर्दर यहाँ से रिमूव करना है। ऐसे करते करते आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे इसको। टोटल फ्लोटिंग पॉइंट विल बी व्हाट, n³/3 होंगे, दिस शुड बी रिमेंबर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सिस्टम है, इसमें टोटल फ्लोटिंग पॉइंट कितने होंगे इन रेफरेंस ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो n कितना है इसमें, 3 है, तो n³ मीन्स व्हाट, 3 × 3 कैंसल, ये 9, देयर विल बी 9 फ्लोटिंग पॉइंट। इतने आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सीधे ही पूछ लिया हमें। नाउ बैक टू क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड is to reduce the coefficient matrix A of system of linear equations Ax equals to B into what, upper triangular matrix। ये तो थोड़ा सा भी पढ़ा है तो हमें सीधा सीधा पता है। एक और क्वेश्चन पूछा हमें एमपी सेट 2018 में, गॉस एलिमिनेशन मेथड में से सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, एंड कंप्यूटेशन करने के लिए आप अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करो इसको, और राउंडिंग ऑफ करना है फाइनल आंसर को अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो विदाउट कैलकुलेटर you wouldn't be able to solve question in real exam, और बहुत टाइम टेकिंग भी होगा। तो यहाँ के लिए हम सॉल्व कर देते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है अपने को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको R2 ये 0 बनाना, ये 0 बनाना है, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, R2 माइनस 18.4/4.3 जो भी आएगा इंटू करना है R1। साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी क्या करेंगे, R3 में क्या परफॉर्म करेंगे, R3 माइनस 7.2/4.3 इंटू R1। अगर आप ये इस पे अप्लाई करते हो तो यू विल गेट, फाइनल आंसर आ गया। उससे पहले यहाँ से ये सेकंड स्टेप ये आएगा, दिस विल बी व्हाट, ये कोएफिशिएंट आ जाएंगे यहाँ के, x1 रिमूव हो जाएगा, यही तो परफॉर्म करेंगे। बस इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना अपने को, जो भी आया इसमें उसको हमने अप टू 2 डेसिमल तक ही लिया है, एंड सो ऑन। हमने क्या किया, फिर फर्दर हमने यहाँ से ये रिमूव करना है, ये रिमूव करने के लिए केवल R3 पे परफॉर्म करेंगे हम, क्या है R3 माइनस क्या हो जाएगा, ये 7.66 डिवाइडेड बाई 17.07 इंटू R2। ये जो ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, तो फाइनली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसकी ये बनेगी। बहुत ही कैलकुलेशन होगी इसमें, और सबको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक ही रखा है फॉर कंप्यूटेशन। यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x3 की वैल्यू अपने पास में 6.32 के अराउंड आएगी, फिर इसको वैल्यू इसमें रखेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी, इसको इसमें रखेंगे तो x1 की वैल्यू ये आने वाली। तो इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस का 3.8 आ रही थी इसमें, तो इसका आंसर बनने वाला है ये वाले 1.2 एंड 6.32 की जगह पे यहाँ पे 6.4, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर